हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनग एकेडमी पर। बहुत दिनों बाद आज हम यहाँ पर वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन अब ये वीडियो की फ्रीक्वेंसी हमारी लगातार बनी रहेगी। और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th का, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका 4th चैप्टर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम पढ़ेंगे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और हम कोशिश करेंगे कि 2-3 पार्ट में इसको कंप्लीट कर लें। देखिए, 2-3 पार्ट का मतलब ये है कि हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक-एक कन्फ्यूजन जो आपके मन में होता है उसको हम क्लियर करेंगे, एक-एक डाउट आपका क्लियर करेंगे। और अगर सारे डाउट क्लियर होने के बाद भी, मतलब मेरी तरफ से कोशिश के बाद भी, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को लिखिएगा और उस डाउट को डेफिनेटली क्लियर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जहाँ तक हम बात करें तो ये इसका जनरल फॉर्म लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, जो कि है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आपको याद होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसको हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसमें आप इक्वल टू 0 नहीं देखेंगे, है ना। तो इक्वेशन का मतलब हो गया जहाँ इक्वल साइड लगा है, जहाँ इक्वल का साइन है, सॉरी इक्वल साइन, और उसका एक LHS, ये LHS हो गया और ये RHS हो गया। तो जब इक्वेशन जो इक्वल साइन के साथ LHS और RHS के फॉर्म में जो होता है उसको हम इक्वेशन कहेंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और जब सिर्फ एक साइड हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इस फॉर्म में हो तो इसको पॉलिनोमियल कहेंगे। कॉन्सेप्चुअली लगभग एक जैसा ही है, लगभग क्या, ज़्यादातर चीज़ें इसकी एक ही जैसी हैं, है ना। तो सिर्फ ये डिफरेंस है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म जानना, जिसको हम जनरल फॉर्म कहते हैं, या इसका एक और नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। कुछ लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, कुछ लोग जनरल फॉर्म कहते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैं बार बार इस बात पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ नोट करिए, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, देखिए ax स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है ना। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a, एक्स का कोफिशिएंट b, और इसके अलावा जो भी बचेगा, देखिए ध्यान दीजिए, 3 टर्म है यहाँ पे, एक ax स्क्वायर पहला टर्म, दूसरा bx, तीसरा c। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a हो गया, x का कोफिशिएंट b हो गया, और बाकी जो बचा वो सब कुछ कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। तो ऐसे हम a, b और c पहचान पाएंगे, और ये साइन के साथ होता है, ठीक है। ये हो गया इसका जनरल फॉर्म। अब हम देखते हैं आगे। अब बात है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अच्छा, एक और टर्म का डिफरेंस आपको बता दूं, जब हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वहाँ पे हम पॉलिनोमियल का जीरोज निकाल रहे थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालते थे। यहाँ पे हम रूट्स बोलेंगे या सॉल्यूशन बोलेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट्स होगा या सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या तो रूट होगा या सॉल्यूशन होगा, ये बात ध्यान रखनी है हमको। अब कितने मेथड से उसका रूट या सॉल्यूशन निकालें, तो 4 मेथड हैं यहाँ पे, आपके सिलेबस में भी 4 मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एंड फोर्थ है ग्राफिकल मेथड। तो ये 4 मेथड है जिसको यूज करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब पहला देखते हैं जो जनरली बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज करते हैं। अगर हमको कोई मेथड मेंशन ना किया जाए तो जनरली सबसे पहले जो हम लोग अटैम्प्ट करते हैं, यानी जो सबसे आसान होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड का कुछ पार्ट आप लोगों ने 9th में पढ़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो नहीं पढ़ा है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर करना आपने 9th में पढ़ा हुआ है कि कैसे फैक्टर करते हैं। अभी जैसे ही मैं आपको बताऊंगा बच्चों, आपको याद आता जाएगा कि आपने 9th में क्या पढ़ा है। देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप बताइए कि अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है क्वेश्चन गिवन में, कुछ नहीं है, 1 है। कुछ नहीं होने का मतलब अगर नहीं दिख रहा है आपको तो इसका मतलब 1, तो a की वैल्यू हो गई 1। कंपेयर करने पे b की वैल्यू क्या आ गई, देखिए bx प्लस bx है ना, जो ओरिजिनल जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो प्लस bx है, और यहाँ पे -5x है, यही समझना है हमको। तो यहाँ पे b की वैल्यू -5 होगी। बच्चों इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म क्या है 6, तो यहाँ पे a b c, ये पहले हमको समझ में आना चाहिए कि a b c सही से कैसे लिखा जाए साइन के साथ। अच्छा, अब फैक्टराइजेशन मेथड की हम लोग बात कर रहे थे, तो फैक्टर करने के लिए आपने 9th में एक मेथड पढ़ा होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियली बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट फिर अगर एक बार आपको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड आ जाए तो उसको सॉल्व करने में, उसको यूज करने में काफ़ी इंटरेस्ट भी आता है। तो हम देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड को कैसे यूज करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ a एंड c should be arranged in such a manner that their sum is equal to b। अच्छा, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखिए लिखा है प्राइम फैक्टर्स ऑफ a एंड c, तो ये a हो गया और ये c हो गया, तो इनका हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे, है ना। प्राइम फैक्टर मतलब इनके प्रोडक्ट का प्राइम फैक्टर। चलो सबसे पहले लिख लेते हैं 1 × 6 a × c, ये हो गया 6। तो इसका अब हम 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 6 का जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 3। भाई प्राइम फैक्टर में 2 और 3 तो आएगा, 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है। x² - 5x + 6, ठीक है, इसको लिखते हैं। तो x² - 5x + 6। तो बच्चों यहाँ पे हमने a और c का जब प्राइम फैक्टर किया तो आया 2 × 3। तो अब इस 2 और 3 को हमको इस तरह से अरेंज करके ऐड करना है, मतलब इस तरह से अरेंजमेंट इसका बनाना है ऐड करने में कि 5 हो जाए। तो ये तो सिंपल है, 2 और 3 5 होता है। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान देना, -5 अगर इक्वेशन में दिया है तो -5 ही लाना है, कुछ और नहीं लाना है। -5 अगर इक्वेशन में है तो -5 ही लाएंगे, +5 नहीं ला सकते। तो देखते हैं कैसे, 2-4 क्वेश्चन अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया x²। अच्छा, अब प्राइम फैक्टर a और c का कितना है 2 और 3, तो 2 + 3 5 होता है, लेकिन हमें चाहिए -5, तो ठीक है लिख देते हैं -2x और -3x। अब देखिए -2x -3x, ये तो -5x ही होगा ना, मतलब हमने कुछ नहीं किया, -5x को -2x -3x सिर्फ लिख दिया एंड +6। अच्छा, अब ये पहले जो 2 टर्म है x² - 2x, ये पहले 2 टर्म है, तो इनमें क्या कॉमन है बच्चों, इसमें कॉमन है x, तो ये हो गया x - 2। और इसमें क्या कॉमन है, अच्छा देखिए अगले वाले में भी x - 2 ही लाना है, तो यहाँ पे हम लेंगे -3 कॉमन। -3 लेने का फ़ायदा क्या है कि जो -3x है इसमें से हमने -3 ले लिया, तो ये बचा +x बच गया बच्चों। और -3 अगर हम कॉमन लेंगे 6 में से, तो ये इसका साइन क्या कर देगा -2 कर देगा। अब देखिए आप दोनों में, इसमें भी x - 2 है और इसमें भी x - 2 है, तो इन दोनों में से हम x - 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो गया x - 2 और दूसरे ब्रैकेट में जो बचा वो बचा x - 3 इक्वल टू 0, राइट साइड में है ही। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ हमने फैक्टर कर दिया कि अगर x - 2 को x - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 0। तो इसका मतलब हो गया कि या तो x - 2 इक्वल टू 0 है। एक बार हम ये रख के देखेंगे, तो यहाँ से x = क्या आ गया 2 आ गया, और एक बार हम x - 3 इक्वल टू 0 रख के देखेंगे, तो यहाँ से क्या आ गया x = 3 आ गया। तो ये हो गया इसके रूट्स,
x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, इसको रूट कहो या सॉल्यूशन कहो। तो ये हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये था फैक्टराइजेशन मेथड, और फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या लगाया, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप लोग सोचोगे कि सर ने कहा था कि जब इस फॉर्म में हो उसको ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, और यहाँ पे जो दिख रहा है वो आपको उस फॉर्म में नहीं दिख रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि इस फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है पर एक्स वाला टर्म नहीं दिख रहा है। आपको इसमें एक्स वाला टर्म नहीं दिख रहा है। आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो दिखा और कांस्टेंट भी दिखा, बट एक्स वाला नहीं दिखा। तो बच्चों, क्या हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 अगर हम ये लिख दें तो क्या इसकी वैल्यू चेंज हो गई? नहीं ना, बात तो वही है। प्लस 0x करने का मतलब कि 0 आपने ऐड कर दिया, तो रहा तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 ही रहा, कोई भी चेंज नहीं आया इसकी वैल्यू में। तो इसका मतलब कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिखने का मतलब हो गया कि ये जनरल फॉर्म जो है उससे हम कंपेयर कर सकते हैं और उसी फॉर्म में हमको दिख रहा है। तो इसका मतलब कहने का ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 भी क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान सिर्फ इतनी करनी है आपको कि एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो। एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। तो हम देख सकते हैं कि डिग्री तो 2 ही है, एक्स स्क्वायर का मतलब इसकी डिग्री 2 है। डिग्री कैसे जानना है ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 मतलब लिख सकते हैं। अच्छा, क्या इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, लेकिन क्या कोई और तरीका है? देखो, मैंने जो मेथड पहला बोला है वो बोला है फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड नहीं बोला था। मेथड जो बोला था वो था फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर करने के लिए हमने मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज किया था। अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज किए बिना ही फैक्टर कर देते हैं तो और अच्छी बात है, आप फैक्टर कर दीजिए, क्योंकि मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड नहीं है। मिडिल टर्म स्प्लिट एक मेथड है फैक्टर करने का। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 9, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 9 का फैक्टर बिना मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड के किया जा सकता है तो हम वैसे ही करके फैक्टर निकाल लेंगे। तो देखिए, दो तरीका इसका सॉल्यूशन निकालने का। पहले इसका अगर फैक्टर करें तो हमें ये किस फॉर्म में दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है बच्चों। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? आप सबको पता है कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है? तो हाँ, है ना। ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। भाई 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 आ जाएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। तो ठीक है, तो होता क्या है, अगर इसको हम ओपन करें तो ये यहाँ पे a की वैल्यू हो गई x और b की वैल्यू हो गई 3। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब x प्लस 3, और दूसरे में a माइनस बी मतलब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो फैक्टर हो गया, x प्लस 3 x माइनस 3। अच्छा, अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि फैक्टर तो हो गया यहाँ पे, तो ये इनका प्रोडक्ट जो है, दोनों फैक्टर को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इक्वल टू क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि या तो x प्लस 3 0 है या x माइनस 3 0 है ना। तो एक बार हम लिखेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3, और एक बार हम लिखेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा बच्चों?
एक बार अगर हम लिखेंगे x प्लस 3 इज इक्वस टू 0 तो यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वस टू -3, और एक बार अगर हम लिखेंगे x माइनस 3 इज इक्वस टू 0 तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इज इक्वस टू +3। तो यहाँ पे आंसर है हमारा ये, यानी कि रूट्स जो हैं वो है +3 एंड -3, ये आंसर है। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हमने बिना मिडिल टर्म स्प्लिट यूज किए और हमने फैक्टर कर दिया और सॉल्व कर दिया। अब मैंने कहा था कि इसको 2 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन फिर से लिखते हैं, -9 इज इक्वस टू 0। तो बच्चों यहाँ पे हम एक काम करते हैं, जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको डायरेक्टली राइट साइड ले आते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वस टू +9। देखो ट्रांसपोज किया, जब हमने इस -9 को ट्रांसपोज किया तो राइट साइड में आके क्या हो गया, +9। एक्स स्क्वायर इज इक्वस टू +9। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली एक ज़रूरी चीज़ है, तो आप लोग ज़रा ध्यान से मेरी बात अब समझिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपसे एक बड़ी गलती हो जाएगी। अच्छा, आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू, देखो सॉल्यूशन का मतलब हो गया एक्स की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वस टू 9 है, हमें चाहिए एक्स। तो एक्स स्क्वायर से एक्स लाने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट आप लोगे तो दोनों साइड लोगे ना, एक साइड तो नहीं ले सकते, नहीं तो बैलेंस नहीं होगा ना इक्वेशन, दोनों साइड लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स, और जब 9 का स्क्वायर रूट करेंगे बच्चों तो यहाँ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा ±√9 है ना। यहाँ पे आपको अंडर रूट के बाहर क्या लगाना है, प्लस माइनस, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। और अब कुछ लोगों के मन में आ रहा है ये क्या है, आपने इधर तो एक्स स्क्वायर को एक्स लिख दिया और इधर आपने ±√9 लगा दिया। तो हाँ, ±√9 क्यों होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, अब यहाँ से देखें, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वस टू हो गया प्लस माइनस और √9 का मतलब हो गया 3। तो मतलब क्या हो गया, x की एक वैल्यू आ गई +3 और दूसरी वैल्यू आ गई -3। यही तो अभी हमने निकाला था फैक्टराइजेशन मेथड से, +3 एंड -3। देखो फिर से हमें मिल गया। अब मैं आता हूँ मेन बात पे कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वस टू 9 है, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वस टू 9 है तो x इज इक्वस टू ±√9 क्यों होगा। क्योंकि बच्चों ये बताओ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वस टू 9 का मतलब हमने किसी नंबर का स्क्वायर किया तो हमें 9 मिला, तो नंबर क्या है। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो नंबर 3 ही है। चलो 3 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा, अच्छी बात है, पर क्या -3 का अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो -3 इंटू -3 इज इक्वस टू +9 नहीं आएगा, तब भी 9 आएगा। तो आपको कैसे पता कि x की वैल्यू +3 थी या -3 थी जिसको स्क्वायर करने पे 9 आ गया, आपको तो नहीं पता ना। आप कैसे डेफिनेटली कह सकते हो कि +3 का ही स्क्वायर करने पे 9 आया, भाई -3 का होल स्क्वायर करने पे भी तो 9 आ सकता है ना। तो इसीलिए जब भी आप ऐसे करना, स्क्वायर रूट लेना तो प्लस माइनस के बाद रूट लगाना, तभी सही आंसर मिलेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई है। ठीक है बच्चों। अच्छा, आप लोग का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ऐसे भी क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि चेक करिए, मतलब एक इक्वेशन आपको दिया होगा और आपको चेक करके बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, उसको सिर्फ आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके फर्स्ट एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको। x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वस टू 2x - 3, ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो देखिए बेटा, आप ऐसे नहीं बता सकते जब तक आपको वो ax² + bx + c इज इक्वस टू 0 यानी कि जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में जब तक आपको दिखे नहीं, तब तक आप नहीं बता सकते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहले आपको सॉल्व करना होगा, जितना सॉल्व हो सकता है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है कोई इक्वेशन, पहले आपको करना है फिर बताना है। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते बिना देखे कि ये है, हो सकता है कि ये हो, बट आप अभी नहीं बता सकते, आप पहले इसको सॉल्व करिए। तो लेफ्ट साइड इसका जो दिख रहा है वो a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, और आप
आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लिखते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू, अब इसको राइट साइड को ओपन करते हैं। राइट साइड को ओपन करेंगे तो हो जाएगा 2 और x माइनस 3, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे मल्टीप्लाई होगा, तो 2x और ये हो गया -6। ठीक है बच्चों, तो अब जो है सॉल्व देखिए, ये +2x ये +2x, भाई दोनों अलग अलग साइड हैं और दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर और इस -6 को जब हम लेफ्ट में लाएंगे तो ये हो जाएगा +6, तो +6 + 1 7 हो गया, +7 इज इक्वल टू 0। तो आप बताओ बच्चों, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, क्या हम इसको और अभी सॉल्व कर सकते हैं आगे फर्दर? ये सिंप्लीफाई होगा नहीं होगा? जितना सिंप्लीफाई होना था हो गया। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये जनरल फॉर्म में है या नहीं है। तो ये हम देख सकते हैं कि जनरल फॉर्म में है। इसकी डिग्री कितनी है? 2 है और एक कांस्टेंट टर्म है। तो इसका मतलब हमने चेक कर लिया और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, एक और क्वेश्चन ऐसा देखते हैं जो कि आपके फर्स्ट एक्सरसाइज से ही है। वो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -2x इज इक्वल टू, ब्रैकेट में है -2 और नेक्स्ट ब्रैकेट में है 3 - x। तो इसको भी सिंप्लीफाई करें, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है मैक्सिमम उतना सिंप्लीफाई करो। तो लेफ्ट साइड में तो कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं करना, ये ऑलरेडी है। दोनों जो है अनलाइक टर्म है और अनलाइक टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, हमें पता है, तो इसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अच्छा, ये क्या है? दोनों 2 ब्रैकेट में है, तो मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 को पहले +3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -6 और -2 को -x से करेंगे तो ये हो जाएगा +2x। बच्चों माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस होता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे 2x को 2x से कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अलग अलग साइड में हैं और एक प्लस है एक माइनस है। तो लाते हैं एक्स स्क्वायर, राइट साइड वाले +2x को लेफ्ट में लाएंगे तो यहाँ ऑलरेडी लेफ्ट में एक -2x है और ये राइट में जो 2x है ये जब लेफ्ट में आएगा तो ये भी -2x हो जाएगा और जब ये 6 लेफ्ट में आएगा तो +6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये सॉल्व होकर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और -2x कितना हो जाएगा? -4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, ये जनरल फॉर्म जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है बिल्कुल उसके फॉर्म में है ये, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, जो कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड पहला हमने डिस्कस किया। अच्छा, अब जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इस पे आने से पहले कुछ बहुत ज़रूरी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि बोर्ड में या आपके जो इंटरनल पेपर्स होंगे उसमें इसी पैटर्न पे, यानी जो मैं बताने जा रहा हूँ आज आपको, जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ इस पे ही बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो मतलब 10th में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बातें कही जाएंगी वो अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, है ना। इससे पहले कि मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड स्टार्ट करूँ, मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, करते हैं। तो फिर से लिखते हैं जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बेटा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ नेचर ऑफ रूट्स, है ना। आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको मैं क्या कहूँ, उसको कहना है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, रूट मतलब जो हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो कैसा होगा, उसका नेचर क्या होगा। अच्छा, नेचर का मतलब भाई, नेचर का मतलब हम क्या पूछ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो नेचर का मतलब ये कहना चाहते हैं, इसमें 3 पॉसिबिलिटी होती है। पहला होता है जो, वो होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब बेटा आपको पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट होंगे? 2 होंगे।
ये बात आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा कि 2 जीरोज मैक्सिमम होंगे। मैं एक बार फिर आपको रिकॉल कराता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम जो सॉल्यूशन होंगे, मैक्सिमम जो रूट होंगे वो 2 होंगे। तो अब आप पूछ सकते हो कि क्या सर मतलब क्या उससे कम भी हो सकता है? हाँ, उससे कम हो सकता है, एक भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी रियल रूट ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी रियल रूट ना हो। तो 3 चीज़ें होंगी। इसीलिए हम नेचर पढ़ने जा रहे हैं कि रूट कैसा होगा, है ना। कैसा होने का मतलब ही हो गया ना कि पॉसिबिलिटी है, कुछ एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तभी तो हम नेचर पढ़ने जा रहे हैं रूट का। अगर एक ही होता तो फिर नेचर की क्या बात होती, फिर तो एक ही है। पर यहाँ एक से ज़्यादा टाइप के रूट्स आ सकते हैं, इसीलिए हम नेचर ऑफ रूट पढ़ रहे हैं। तो पहला है रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब जो रूट्स आएंगे 2 वो रियल नंबर होंगे, और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 and 5, -3 -5, -3 +5, कुछ भी 2 अलग अलग हों और रियल नंबर हो। तो रियल नंबर तो आप सबको पता है ना क्या होता है। देखो रियल नंबर क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। ऐसा कोई भी नंबर जिसको, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे वो इर्रेशनल हो, चाहे वो रेशनल हो, है ना। अब मैंने इतना बता दिया, चाहे वो इर्रेशनल हो चाहे रेशनल हो, जिसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो सारे के सारे रियल नंबर कहलाते हैं। 9th में आपने पढ़ा होगा। तो पहला तो हो गया रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब दूसरा पढ़ते हैं। जो दूसरा है वो है रियल एंड इक्वल। दूसरा है रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का क्या मतलब है? रियल तो है जैसे 3, और इक्वल है मतलब वो दूसरा भी 3 हो गया। जैसे -3 तो दूसरा भी -3, है ना। जैसे -2.5 तो दूसरा भी -2.5। जैसे -7 तो दूसरा भी -7। जैसे 5 तो दूसरा भी 5। तो इसको कहते हैं रियल एंड इक्वल। देखो नंबर रियल हैं पर दोनों इक्वल होंगे, है ना। तीसरी जो पॉसिबिलिटी बनती है उसको कहते हैं, थर्ड जो पॉसिबिलिटी बनती है उसको कहते हैं नो रियल रूट एग्जिस्ट। नो रियल रूट एग्जिस्ट मतलब कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब कहोगे सर ये भी हो सकता है क्या कि रियल रूट आए ही ना, वो कैसे होगा? वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसका मतलब क्या हुआ और कब हम समझेंगे कि कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। ये समझना भी जरूरी है कि कब हम समझें कि कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं, तीनों ही बता रहा हूं आपको। जैसे हमने x² - 5x + 6 को जब सॉल्व किया था तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिला था वो क्या मिला था बच्चों? x = 3 एंड x = 2, यही तो मिला था। आंसर मिला था x = 3 एंड x = 2। तो ये क्या था? रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये था रियल एंड डिस्टिंक्ट। उसके बाद हमने x² - 9 = 0 को सॉल्व किया था तो हमें मिला था x = +3 एंड -3। तो ये भी क्या है बच्चों? ये भी रियल एंड डिस्टिंक्ट है। देखो ना, एक +3 है और एक -3, दोनों रियल नंबर हैं और दोनों अलग अलग हैं। +3 और -3 अलग अलग है ना। कितने का गैप है +3 और -3 में? बताना बच्चों, कमेंट में लिख के बताना कितने का गैप है। ये तो खैर बहुत छोटी 6th क्लास की बात है। तो ये हो गया रियल एंड डिस्टिंक्ट। और रियल एंड इक्वल मैंने आपको बताया क्या होता है। अच्छा, अब बात करना चाहते हैं नो रियल रूट्स की। नो रियल रूट्स में क्या होता है? जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, x² + 9 = 0। अब मैं आपको वो बात समझाने जा रहा हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कब नो रियल रूट जैसी कोई बात होगी, कब नो रियल रूट जैसी कोई बात होगी। तो अच्छा चलो, मैं इसका ये किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिख रहा है ये। जब x² - 9 था तो हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी थी बच्चों? हमने करी थी a² - b², लेकिन a² + b², है ना। देखो ये a² बीच में प्लस है, तो हम इसको क्या काम करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड ना लगा के और जैसे डायरेक्ट किया था वैसे करते हैं। तो x² = जब दूसरे साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -9,
इस बात पे तो सब लोग अग्री कर रहे होंगे। अब जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ध्यान देना बच्चों यहाँ पे, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो गया x और ये हो गया इज इक्वल टू, सर ने बताया था कि अंडर रूट लगाने से पहले प्लस माइनस ले लेना, प्लस माइनस अंडर रूट, लेकिन अंडर रूट क्या, -9, यही तो बात है यहाँ पे, -9, यहाँ पे अंडर रूट में -9 आ गया। और बच्चों याद रखो, जब भी अंडर रूट में माइनस में वैल्यू आ जाए सॉल्व होके, तो इसका मतलब वो रियल नहीं रहा, वो रियल नहीं रहा। माइनस, जब अंडर रूट के अंदर माइनस वैल्यू आ जाएगी, देखो अंडर रूट 4 2, लेकिन अंडर रूट -4 ये आपको कोई भी रियल वैल्यू नहीं देगा, ये कोई भी रियल वैल्यू नहीं देगा। तो यहाँ पे अंडर रूट -9 है बच्चों, तो इसका मतलब यहाँ पे हमको रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। अब जो वैल्यू मिलती है उसको कहते हैं इमेजिनरी, वो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, वो इंटर का सिलेबस है, तो इसलिए आगे हम लोग वो डिस्कस नहीं करेंगे। बस आप इतना समझिए कि जब अंडर रूट में माइनस आ गया है ना, तो वो रियल नहीं होगा। तो मतलब ऐसा केस जब रूट के अंदर माइनस आ जाए नंबर कोई, तो समझ लो कि वो कौन सा केस है, नो रियल रूट एग्जिस्ट। अब जल्दी से कंडीशन आपको बता देता हूं। कंडीशन बताने का मतलब ये हो गया कि बिना सॉल्व किए, बिना इक्वेशन का रूट निकाले, क्या हम कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ये जान पाएँ, ये बता पाएँ कि किस इक्वेशन में रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, किस इक्वेशन में रियल एंड इक्वल होगा, और किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नो रियल रूट एग्जिस्ट, ये वाला केस होगा। तो देखते हैं बच्चों, जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म फिर से लिखते हैं, ax² + bx + c = 0। अब बच्चों यहाँ पे आप नोट करिए, इंपॉर्टेंट बात है, एक टर्म हम नया यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब हम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। तो इस टर्म को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, और इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट D। अच्छा, अब आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट D = b² - 4ac, b² - 4ac, बस इतनी वैल्यू आप याद कर लीजिए। D की वैल्यू, जब भी हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, b² - 4ac सॉल्व कर लेंगे, b की वैल्यू रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे और 4ac को मल्टीप्लाई करके और माइनस कर देंगे। अच्छा, इतना करने के बाद क्या हमें पता चल गया, इतना हमने क्यों किया, इसका मतलब इसलिए किया कि डिस्क्रिमिनेंट से ही हम रूट्स का नेचर पता करने जा रहे हैं, इसलिए हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला। अब कैसे, क्या ऐसा होगा कि डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता चल जाएगा, तो बताता हूँ। जब डिस्क्रिमिनेंट D ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, चाहे 0.5 हो, अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी रियल और डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। अगर D की वैल्यू 0 आ गई, डिस्क्रिमिनेंट, अगर b² - 4ac सॉल्व होके 0 आ गया बच्चों, तो इसका मतलब रियल एंड इक्वल, ये वाला केस है। अगर आप उसको सॉल्व करेंगे, अगर रूट्स निकालेंगे तो रियल और इक्वल आएंगे। और अगर D की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट <0 आ गया बच्चों, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमें ऐसा नहीं है कि रूट का नेचर पता करने के लिए हम सॉल्व करेंगे तभी रूट का नेचर पता चलेगा। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट D निकाल लेंगे, सिर्फ b² - 4ac करना है, सिर्फ b² - 4ac करेंगे, और जो ही डिस्क्रिमिनेंट, ये b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो ही D की वैल्यू हमारे सामने आई, एक नज़र में हम देख के बता सकते हैं कि रूट का नेचर कैसा होगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, लास्ट केस है, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो एक देख लेते हैं एग्जाम्पल, x² - 9 = 0। पहले वाले में आपको याद होगा इसका रूट आया था क्या, +3 एंड -3, इसका आया था x = +3 एंड -3। तो अब हम वेरीफाई करते हैं कि क्या डिस्क्रिमिनेंट से भी यही पता चल रहा है। तो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या निकालना होगा, D = हमें निकालना होगा
बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब हमको b चाहिए, a चाहिए, c चाहिए। तो मैंने बताया था कि a क्या है बच्चों, a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, 1। तो यहाँ पे लिख दो पहले। सबसे अच्छा तरीका ये है कि a b और c की वैल्यू पहले कंपेयर करके आप लिख दें, उसके बाद पुट करें। तो a इज इक्वल टू 1 बच्चों, b इज इक्वल टू क्या है, b होता है x का कोफिशिएंट और x का टर्म तो इसमें है ही नहीं, तो हम 0 ले लेंगे। और c मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -9 याद रखना, साइन के साथ बच्चों, बार बार मैं कह रहा हूँ साइन के साथ। तो a b c की वैल्यू पहले सेपरेटली लिख लें। अच्छा, अब पुट करते हैं d में। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, b की वैल्यू 0 मतलब 0, -4 और a की वैल्यू 1 तो इंटू 1 और c की वैल्यू -9 तो -9। तो d इज इक्वल टू हो गया, माइनस माइनस का प्रोडक्ट कितना होता है, +36 आया। ये है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट। आप देखो ना, रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट ऑलरेडी आया है। अब दूसरा देखते हैं, अगर एक्स स्क्वायर +9 इज इक्वल टू 0 हम ले लें। आपको याद होगा कि इसमें नो रियल रूट एग्जिस्ट वाला केस था ये, है ना, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया था। देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू कि क्या सच है ये। तो d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर -4ac। बच्चों यहाँ पे कंपेयर करेंगे जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू हो गई +9। अब बी स्क्वायर -4ac में पुट करिए बच्चों, तो d इज इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर मतलब 0 -4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 9। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू हो गया -36। बच्चों -36 का मतलब d इज लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू है ना, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या बताया था, नो रियल रूट एग्जिस्ट। और अभी आपने देखा कि इसका कोई रूट नहीं निकल पाया था क्योंकि अंडर रूट -9 आ गया था। तो ये जो 3 कंडीशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके इस पूरे चैप्टर में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि जितना आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन, उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको ढूंढेंगे, सॉल्व करेंगे, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप क्वेश्चन पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।